डाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान ने फतह तो कर लिया है, लेकिन धांधली के इल्जामात की जद में इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो आदाद शुमार 45 सीट्स के सामने आए हैं, उसमें से 25 की मेजॉरिटी पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ तने तनहा 23 दरकार होते हैं हुकूमत बनाने के लिए एजेके में। 25 सीटें इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हैं, 11 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और 6 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून की हैं। लेकिन 2-3 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को, खासतौर पे इमरान खान की हुकूमत को आज़ाद जम्मू कश्मीर में। एक तो वहां पे नई तब्दीली क्या लेके आएंगे, बल्कि उससे भी पहले सवाल कि नया वजीर आजम अब आज़ाद कश्मीर में कौन होगा और वो क्या तब्दीली लेके आएगा। रोजगार की फराहमी एक बहुत बड़ा इशू है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। फिर कश्मीर का बयानिया मोदी के भारत में होते हुए मकबूसा कश्मीर को अपने साथ मिलाते हुए आज़ाद कश्मीर क्या बयानिया आगे लेके आएगा। कश्मीर का सफीर वजीर आजम इमरान खान ने आज ट्वीट्स भी की और आज़ाद कश्मीर के कौन कौन से मसाइल जो हैं वो हल करने इस वक्त आज़ाद कश्मीर की नई गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे होंगे। सो इसी हवाले से पहले जरा चंद एक सवाल करेंगे और सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के न सिर्फ पार्टी सदर हैं बल्कि उम्मीदवार बराए वजीर आजम भी हैं और उन्होंने अपनी सीट भी जीती है अभी एजेके इलेक्शंस में। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर सुल्तान चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने अपनी सीट जीत ली। बड़ा टफ कांटे का मुकाबला था, 2016 में भी आप नहीं जीत पाए थे, बट बड़ा जबरदस्त फाइट आपने पुटअप की है। आप वजीर आजम के उम्मीदवार भी हैं, तो ये बताएं कि सिचुएशन क्या है, आप बनने जा रहे हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर? देखिए जी, हमारे पार्टी चेयरमैन है इमरान खान साहब, हमने सारे डिसीजन उन पर छोड़े हुए हैं और ये जो है हम डिसीजन है वही करेंगे और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में इमरान असेंबली का हलफ होने वाला है और फिर 2-4 दिन में डिप्टी स्पीकर और फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। तो क्या सोच क्या है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की? इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जी नया कश्मीर बना देंगे, तो क्या क्या तब्दीली आप कश्मीर में लेके आएंगे? सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपको रोजगार का चैलेंज है, तो क्या उससे किस तरह टैकल करने की सोच? देखिए जी, बेसिकली जो इमरान खान का विजन है, एक तो वो करप्शन से पाक माशरा हम करना चाहते हैं और दूसरा गुर्बत का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने पहले ही हमें अब पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया है और ये बुनियादी से बुनियादी तालीम ये हमारी प्रायोरिटीज होंगी और फिर हमारा ये भी है कि हम इंशाल्लाह पहले 3 माह में बलदियाती इंतखाबात कराने जा रहे हैं। ठीक 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 ठीक। आपने कहा कि जो गुर्बत का खात्मा, रोजगार, ये डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर के बड़े चैलेंजेस है। कितने पर उम्मीद हैं कि आप वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल करवा दिए जाएंगे या कर दिए जाएंगे इमरान खान साहब की तरफ से? कितने फीसद आप खुद इसमें पॉजिटिव हैं? देखिए जी, ये तो फिर इमरान खान साहब का ही फैसला है, तो वो हम इंतजार नहीं, आपकी भी तो अपनी एक सोच होगी ना, आपको भी तो एक उम्मीद होगी। आपको कितने फीसद की उम्मीद है? 100% की है, 99.9% की है या 200% की है? देखिए जी, मैं पार्टी का सदर भी हूँ, मैं पहले भी 5 साल वज़ीर आज़म रह चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान का फैसला है, जो फैसला आएगा इनके मुताबिक उसके पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वजीर आजम के उम्मीदवार हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, बता रहे थे कि वहां पे क्या तब्दीली लेके आएंगे। और अब प्रोग्राम के फ्लोर को प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। जो आज का पैनल है उससे आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ हैं जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी भी हैं अली नवाज अवान साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, तर्जुमान है, बड़ी जबरदस्त MPA हैं पंजाब में हिना परवेज भट्ट साहिबा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है फैसल करीम कुंडी साहब। अली नवाज अवान साहब, आखिरकार पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सियासी तौर पे कश्मीर फतह तो कर लिया, लेकिन धांधली के इल्जामात में तो आपके जो मुखालिफिन है वो कह रहे हैं 25 जुलाई 2018 को आप लोग धांधली करके जीते थे, जाली हुकूमत आपने बनाई थी पाकिस्तान में और अब धांधली करके जाली हुकूमत आपने बनाई है AJK में। अली नवाज अवान साहब।
اچھا ان کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی. آدھے لوگ کبھی کہتے ہیں کہ دھاندلی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, آدھے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آدھے اس بیانیے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تو جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی گورنمنٹ بن جاتی ہے. تو یہ خود بہت زیادہ کنفیوز ہیں. بات یہ ہے کہ مریم بی بی کا جو بیانیہ تھا, جو وہ نریٹو لے کے چلی تھی کشمیر کے الیکشنز پہ, کہ انہوں نے کہا تھا جس شخص نے جس پارٹی نے کشمیر کا سودا کیا ہے اسے آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے, اور کشمیر کی عوام نے ان کی بات مانی اور انہیں ریجیکٹ کر دیا. تو اس میں دو رائے تو ہے نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو وہ صوبہ بنانے جی نہیں آپ بات مکمل کریں, میں آپ کی بات پہ ہنس رہی ہوں صرف, آپ بات مکمل کریں. اچھا, تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ کشمیری عوام نے تو وہی کر دیا. اب دیکھیں ہے کیا اصل یہ چیز ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے سوچ سمجھ کے اپنے ہوش و حواس میں اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے, اس پارٹی کو گورنمنٹ میں لے کے آئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے, جو درینہ مسئلہ ہے, وہ صرف ایک ہی پارٹی دور کر سکتی ہے, اس کا نام تحریک انصاف ہے. اب ان کا جو یہ بیانیہ تھا کہ بھائی جان جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی گورنمنٹ کشمیر میں آ جاتی ہے, تو یہ تو اتنا احمقانہ ویو ہے ان کا. اگر ہم اس ویو پہ جائیں اور کمپیئر کریں پاکستان کی سیاست کو, تو پاکستان میں جب بھی گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں تو پاکستان اور اس پورے ریجن میں 2 پارٹی سسٹم رہا ہے. کبھی بہن وزیر اعظم بن جاتی تھی اور کبھی بھائی وزیر اعظم بن جاتا تھا, اور کہتے تھے پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم ہے, ایک جائے گی دوسری آ جائے گی. ہم نے اسے بریک کیا ہے, تھرڈ پارٹی آئی ہے, تحریک انصاف آئی ہے, اور پاکستان میں اس کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے علی نواز امان صاحب, تیسری قوت آئی ہے. ٹھیک ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک تھرڈ آپشن تیسری قوت کے طور پہ آئی ہے, لیکن ہاؤ ڈز اٹ فیل کہ آپ ہمیشہ دھاندلی کے الزامات کے سائے میں الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں, اپنی حکومتیں بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہی 2023 میں اگر ہوگا, اگر اسی طرح سے دھاندلی کے سائے چھائے رہیں گے, تو ہاؤ ڈز اٹ فیل بینگ اے پولیٹیکل لیڈر, ہاؤ ڈز اٹ فیل علی نواز امان صاحب؟ دیکھیں یہ بھی بالکل ٹھیک بات کی غریدہ, دیکھیں, اور صرف آپ نے تھوڑا سا اس کو محدود کر دیا اس الیکشن تک. یہ ہمیشہ جب 2013 میں الیکشنز ہوئے تھے, میاں نواز شریف صاحب خود کہہ رہے تھے وزیر اعظم بن کے بھی کہ دھاندلی ہوئی ہے. 2008 میں جب زرداری صاحب الیکشن جیتے تھے, وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ RO کا الیکشن ہے. تو آپ تھوڑا اس کو لمبا لے جائیں, دکھ تو ہوتا ہے پرانی بات کرتے ہوئے, شاید اچھی بھی نہیں لگتی بہت سارے لوگوں کو, بٹ یہ تو ہے نا حال. 1970 کے الیکشنز کے بعد سے آج تک جتنے الیکشنز ہیں سب ہی دھاندلی کی نظر ہوئے ہیں. ہم اسی لیے تو کہتے تھے تھوڑا دماغ کا استعمال کریں, کوئی بالغ سیاستدان لے کے آئیں. نون کی صفوں میں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, سینئر لوگ موجود ہیں, سیریس لوگ موجود ہیں, وہ آئیں. جو ہم نے کہا ہے کہ آئیں الیکشن ریفارمز کرتے ہیں, آئیں بیٹھیں, تاکہ آئندہ کوئی بھی جس کی بھی گورنمنٹ آئے یا جو بھی جیتے یا جو بھی ہارے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے. پر ہم نے وہ بات بھی نہیں ماننی, تو پھر تو آپ کے سامنے ہی نا چیزیں. ٹھیک ہے, اس کا جواب میں ذرا نون اور پیپلز پارٹی والوں سے لے لوں, کیونکہ آج آزاد کشمیر میں الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مورال جو ہے وہ 7ویں آسمان تک پہنچا ہوا ہے. ضمنی الیکشن میں جو شکست ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد بڑا اچھا مورال بوسٹ ملا ہے, اور اتنا مورال بوسٹ کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, یہ استعفے والے معاملے پہ ذرا بعد میں جواب دیں, لیکن آپ لوگ دھاندلی کے الزامات کس بنیاد پہ لگا رہے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہی AJK میں جیتتا ہے. جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے یہاں اسلام آباد میں, تو 2016 میں آپ کی گورنمنٹ بنی تھی, پیپلز پارٹی وفاق میں تھی, 2011 میں ان کی بنی تھی وہاں پہ حکومت آزاد جموں و کشمیر میں. تو آپ لوگ کس بنیاد پر جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں؟ اور آج جو ری کاؤنٹ ہوا ہے, جو ری پول ہوا ہے, وہاں پہ PTI کے کینڈیڈیٹ پھر جیت گئے, تو دھاندلی کے الزام کی کوئی بنیاد تو ہونا. ہنا پرویز بٹ صاحبہ. غریدہ بالکل, میں آپ کا ایک کوشچن دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں اپنے آنریبل کولیگ علی نواز امان صاحب سے, کہ ان کو ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی پارٹ آف دا ووٹ چور مافیا. ابھی آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ کیسے, ابھی ویڈیو آئی ہے جس میں باغ کے حلقہ 16 میں بیلٹ باکسز ملے ہیں جنگل میں, جس میں نون لیگ کے امیدوار کے باکسز جنگل میں پھینکے ہوئے تھے. تو یہ کوشچن آپ نے ان سے پوچھنا ہے, تو سوال یہ پوچھے کہ ان کو کیسا لگتا ہے PTI کو ووٹ چور مافیا کا پارٹ بننے کا, پہلی چیز. دوسری بات, کوشچن یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو کیسے لگتا ہے کہ 25 جولائی کو ہر دفعہ یہ ایک سلیکشن ڈے کا پارٹ بنتے ہیں. تو آپ نے جس طرح دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسے کتنے پاپولر ہوئے, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, سب نے جرنلسٹ بھی فالو کیا, سب سے زیادہ پاپولیرٹی مریم نواز
नवाज शरीफ साहिबा के जलसों की थी। तो आप मुझे बताएं कि ये लोग नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़े जलसे थे, लेट्स बी फेयर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़े थे, बिलावल भुट्टो के भी बड़े जलसे। कंपैरिजन देखा सबसे पहले जलसे तो आप लोगों ने 18 में बहुत बड़े बड़े किए थे ना। जलसे मरियम नवाज साहिबा के सबसे पॉपुलर थे। ये इनसे सवाल आपका सियासी बयान कि इनको कैसे लगता है कि ये वोट चोर माफिया का पार्ट बन के जो पॉपुलैरिटी मरियम नवाज साहिबा की थी, लेकिन रीपोल हुआ ना आज जिस हल्के में रीपोल हुआ है, रिकाउंट हुआ है, रिकाउंटिंग में भी पीटीआई के ही जीत गए हैं और वही वोट जो है आप पूरा हल्का खुलवा लें, आप एजेके का मुतालबा करें कि सारे हल्के रिकाउंट में खुलवा। मैं यही तो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब जलसों में आपने देखा कि जलसों में पीटीआई के जलसे छोड़े, आप लोग ट्राइब्यूनल में जाएं, आप लोग इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप लोग पूरा का पूरा एजेके खुलवा देना, हम जाएंगे। लेकिन मैं आपसे गरीदा 2 क्वेश्चंस में आपसे ये पूछना चाहती हूँ और मैं अपने ऑनरेबल कलीग से भी पूछूंगी कि आप बताइए कि अली अमीन गंडापुर ने जब मरियम बीबी के खिलाफ इतनी गलत जुबान इस्तेमाल की तो इमरान खान साहब ने उनको अपने साथ क्यों बिठाया हुआ था? उन्होंने क्यों नहीं बात हो रही थी यहाँ पे धांधली की। अली अमीन गंडापुर का बिल्कुल काबिल मजम्मत है, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है। इस वक्त बात हो रही है धांधली की, वोट काउंट की, उसका जवाब दे। अली अमीन गंडापुर से मैं आपसे वो दोनों बातें करती हूँ। अभी आपने फवाद चौधरी की बात की और उनके साथ उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बिठाया हुआ था। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खाना बदोश हैं, जिसे कहते हैं ना सियासी खाना बदोश। शेख रशीद साहब भी और फवाद चौधरी साहब भी सियासी नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं सवाल कर रही हूँ कि धांधली के इल्जामात की बुनियाद क्या है? गंडापुर को आप लोग इलेक्शन कमीशन में जाएं, उसको कंडेम करें। दूसरी बात आपको मैं बताती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जब इनको कहा कि आप उनको ना साथ लेके आए तो इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर को क्यों साथ लेके आए? ये धांधली के इल्जामात का जवाब नहीं है। धांधली के इल्जामात का जवाब नहीं। बाग के हल्के 16 में अभी ऐसे बैलेट बॉक्सेस मिले हैं जिसमें नून लीग के उम्मीदवारों के तो वीडियो आपके पास आ गई है ना। इलेक्शन कमीशन चले जाएं, जब इलेक्शन कमीशन जाए ना, वीडियो आपके पास आ गई ना, इलेक्शन कमीशन चले। लेकिन आप अभी की बात कर रही हैं कि जब 12 कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा में ये 12 ज़िमनी इंतखाबात में ये इतने बुरी तरह हारे, तो ये हमें जवाब दे दे कि इन्होंने कैसे वोट चोरी की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने सिलेक्शन, ये वैलिड पॉइंट है। मरियम बीबी तो सबसे पॉपुलर थी। आपने बाग के जलसे का कंपैरिजन देख लिया कि एक तरफ मरियम बीबी का एक दिन पहले जलसा था, अगले दिन इमरान खान का। आपका ज़िमनी इलेक्शंस वाला वैलिड सवाल है, वो सवाल अली नवाज अवान से करूंगी, लेकिन कुंडी साहब के पास जाती हूँ। बट हिना, जो आप बार बार पॉपुलर लीडर मरियम नवाज साहिबा के होने का कह रही हैं, तो सर्वेज भी आए थे, इवन गैलप का सर्वे जिसको आप लोग भी अक्सर कोट करते रहते हैं। नहीं, गैलप के सर्वे आप लोग खुद भी कोट करते हैं ना। जब गैलप के सर्वे आपके हाथ में आते हैं, आप कोट करते हैं। जितने गैलप के सर्वे में इमरान खान पॉपुलर थे। अवामी ताकत जितनी मरियम नवाज साहिबा की थी किसी की भी नहीं थी। ये आप चले इसका अली नवाज अवान से जवाब देते हैं। जैसे मरियम नवाज साहिबा ने की है, ठीक है, चले। उनकी अवामी ताकत जो है वो तो सब इस चीज को अग्री करते हैं। नहीं, गैलप के सर्वे आपके हक में आते हैं, आप मानते हैं, पीटीआई के हक में आते हैं, आप नहीं मानते, ये ना करें ना। तो ऑन ग्राउंड आप अच्छा, मैं जरा कुंडी साहब की तरफ जाऊं, मैं जरा फैसल कुंडी साहब की तरफ जाऊं, काउंट कर ले। अच्छा, मैं फैसल कुंडी साहब की तरफ कर ले कि सबसे पॉपुलर जलसा मरियम नवाज शरीफ का था कि नहीं था। नंबर कैसे काउंट कर लें? लोगों की तादाद काउंट कर लें, लोगों की तादाद, नंबर ऑफ पीपल कैसे काउंट करें? हाँ, नंबर ऑफ पीपल, जितने बड़े बड़े जलसे मरियम नवाज साहिबा ने, जलसों में तो नंबर ऑफ पीपल काउंट करना नामुमकिन है, एस्टिमेट लगाया जा सकता है। एस्टिमेट सारों ने यही कहा कि मरियम नवाज। अच्छा, मुझे फैसल कुंडी की तरफ जाने दें, मुझे फैसल कुंडी की तरफ जाने दें। कुंडी साहब, एक तो मुबारक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 सीटों से 11 सीटों पर आ गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयानिया बना रही है वो कह रही है कि जी अगला पड़ाव अब हमारा सिंध पे है, अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने अचीव करना है वो हम सिंध में गवर्नमेंट बनाएंगे। फैसल कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप धांधली की बात कर रहे हैं, देखें पीपल्स पार्टी ने हर उसमें धांधली में जो भी वहाँ पर हालात थे, जिस किस्म के वहाँ पर ज्यादतियां हुई, तशद्दुद हुई, 2 लोग जो है वहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर जो है मारे गए, जिस पार्टी पीटीआई के थे, हमें उस पर अफसोस है। पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो मेहनत करते हैं जिस पार्टी के भी हैं, और इस किस्म के जो है वो अगर वहाँ पर आप उसको शहीद किए जो भी गए, मतलब है कि वो बड़ा अफसोसनाक है। जख्मी भी हुए, फायरिंग भी हुई, एक वायलेंस का इलेक्शन था। पहली दफा कश्मीर में एक वायलेंट इलेक्शन हुआ, वायलेंस से भरा हुआ इलेक्शन हुआ, धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। मुझे बड़ा हंसी भी आई और बड़ा अफसोस भी और ताज्जुब भी आया कि आज वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और गालिबन उन्होंने कहा कि मुझे एक रिपोर्ट भी नहीं मिली धांधली की।
मैं आपको अगर थोड़ी देर में या आपको इस वक्त जो है मैं भिजवा सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 42 ऑफिशियल कंप्लेंट्स भेजी थी इलेक्शन कमिश्नर के पास, बिल्कुल, और हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। और वो साफ कहते हैं कि जीएम में तो कोई जो है धांधली की रिपोर्ट नहीं मिली, उनको कोई वॉलेंस भी नजर नहीं आया, उनको वहां पर लोग जख्मी और मरते हुए भी नजर नहीं आए, उनको बैलेट बॉक्सेस भी नजर नहीं आए जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स की गाड़ी से उतर रहे थे। उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे डिप्टी स्पीकर साहब जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उनको वहां पर कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर साहब भी नजर नहीं है जो पुलिस स्टेशन पे दंडाते फिर रहे थे, उनको वो वफाकी वज़रा भी नजर नहीं है जो दंडाते फिर रहे थे। और फिर कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने गलत किया, जिस वजीर को मैंने कश्मीर बदर किया उनको क्यों लेके आए। जब आपके पास, मुझे तो हंसी भी आती है इलेक्शन कमीशन पे और मुझे रोना भी आता है। ये इलेक्शन कमिश्नर है जो इलेक्शन करवा रहा था साफ शफाफ, जिसकी मतलब है कि शायद उनकी पता नहीं, उनके अपने पीएन भी उनकी बात मानते होंगे नहीं मानते होंगे, जिस बेबसी का वो इजहार कर रहे थे। तो मतलब है कि आप फिर कहते हैं कि आप हमारे साथ इलेक्शन रिफॉर्म से बात करें। इस इलेक्शन रिफॉर्म से बात करें जहां पर आपके वफाकी वजीर को कहा जाता है कि आप कश्मीर से निकल जाएं, और आप उसको बगल में लेके आप कश्मीर में जो है उनको लेके आते हैं और उनसे तकरीरें करवाते हैं। इस किस्म के इलेक्शन रिफॉर्म्स आपको चाहिए। इस किस्म के इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहिए जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसके पास हो वो पोलिंग स्टेशन में दंडाते फिर रहे हों। अभी भी हमने 2 पोलिंग स्टेशन पे जो है वो रीकाउंट का मुतालबा किया, एक पे रीपोलिंग हो रही है, और हमने अभी इस वॉयलेंस में भी जो है 11 सीटें जीती हैं, जो कि हमारे पीटीआई के दोस्त कह रहे थे जो सिंध तक महदूद हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हो चुकी है। हम इनको वेलकम यही मेरा सवाल था कुंडी साहब, यही मेरा सवाल था। वो कहते हैं कि हमने 0 सीट से सफर शुरू किया और आधे से ज्यादा पाकिस्तान पर हमारी हुकूमत है, अब बाकी रह गया है सिंध। वो कहते हैं कि अगली हुकूमत भी सिंध में हमारी होगी, पीटीआई की। देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुनिया जहां के लोटे जमा किए हैं। इनकी नजरिया नहीं है, इनका लोटाइज्म है। दुनिया जहां के लोटे जमा करके टिकट दिए। अगर आप अब जिनके नाम ने शेख रशीद का नाम लिया या फवाद चौधरी साहब का नाम लिया, इनका मासी देखे ना, इनके एसीआर देखे कौन कौन सी पार्टी से, और कोई बईद नहीं है। अवान साहब तो शायद पीटीआई में रहे, उनकी कोई बईद नहीं है कि अगला इलेक्शन कैंपेन वो किसके साथ कर रहे होंगे और किसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन अगली गवर्नमेंट सिंध में पीटीआई की होगी, ये दावा कर चुके हैं वो। देखें जो पार्टी जो हुकूमत पाकिस्तान की बात है कि वो कश्मीर का इलेक्शन जीती है, और सिंध में भी इन्होंने बाय इलेक्शन में जीडीए ने भी जमीयत के साथ भी इत्तेहाद किया, कहीं पे नून के साथ भी इन्होंने जिम्न इलेक्शन में इत्तेहाद किया, उसके बावजूद भी हार गए। हम इनको वेलकम करते हैं, आप आए, आप ये ख्वाब है वो आप जो है अपनी ये हुकूमतें बचाएंगे। अगला इलेक्शन आएगा तो आपसे हम पूछेंगे ना कि आपके पास जो ये लॉट है इनमें से कितने लोग बचते हैं जो आपसे चले नहीं जाते हैं। और आप ये तो हर कोई कहता है, आपको हम वेलकम करते हैं, आप सिंध में अभी भी आपने जिम्न इलेक्शन लड़ा है, फिर भी आप अपनी पंजा आजमाई कर लें, जोर आजमाई कर लें कि आप क्या करते हैं। पहले आप अपनी हुकूमतें केपी की, बलूचिस्तान की और फेडरल की, फिर आप सिंध की तरफ आना। कुंडी साहब का स्काइप का कनेक्शन भी साथ साथ फ्रीज हो रहा है, जरा रीडायल कर लें कुंडी साहब को, और एक छोटी सी ब्रेक का वक्त भी हुआ है, सवाल का जवाब लेंगे। कुंडी साहब ने वेलकम किया है, कह रहे हैं जी आप सिंध में आए, लेकिन उससे पहले अपनी पंजाब की, केपी की और बलोचिस्तान की और वफाकी हुकूमत का जरा गवर्नेंस का जायजा ले लें। और हिना भट्ट साहिबा कह रही है कि जी आजाद कश्मीर में और पूरे पाकिस्तान में मरियम नवाज साहिबा सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इसका जवाब लेंगे अली नवाज अवान से थोड़ी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा दानियाल अजीज साहब मेरे साथ आए हैं। अली नवाज अवान साहब, टाइम आपका था, लेकिन अगर आप थोड़े से वक्त मुझे दे दें, सिर्फ चंद एक मिनट, तो धांधली के इल्जामात के बारे में जरा कोई सबूत देना चाहते हैं दानियाल अजीज साहब, खासतौर पर नारोवाल के हलकों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज साहब, और कौन कौन से धांधली के सबूत हैं आपके पास जो नारोवाल के हलके हैं, LA 37 और LA 38? जी आपको याद होगा जब दसके में धुंध पड़ी थी तो उस वक्त क्या हुआ था कि तकरीबन 22 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनको एक घर में जब जियो फेंसिंग की तो उनके मोबाइल से वो ट्रेस हो गया कि वो एक सारे एक घर में गए थे। उस घर का रास्ता उनको धुंध में मिल गया था और फिर वहां से वो रिटर्निंग अफसर के पास गए थे, और वो जब उसकी इंक्वायरी हुई, जाहिर बात है उन्होंने तमाम वो रिजल्ट चेंज कर दिया था। तो ये माशाल्लाह रियासत मदीना
اس میں ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں. اس کے بعد جو گورنمنٹ کو منہ کی کہانی پائی, اب انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی انوینٹ کی ہے جس میں یہ سبکی نہ ہو ان کی. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نیوز کے اوپر 25 جولائی کو 4:31 پہ, جو 25 جولائی الیکشن والا دن تھا, تو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو AJK کے عبدالرشید سلیریہ صاحب, انہوں نے کہا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 56% سے زیادہ ہوگا. مظفر آباد میں انہوں نے انٹرویو دیا تو تمام چینل پہ وہ چلا, تو 56% سے زیادہ ٹرن آؤٹ. آپ کو پتہ یہ جو کاؤنسلر کے بھی الیکشن ہمارے ہوتے ہیں, جو قبر میں بھی سے لوگوں کو نکال کے لے آتے ہیں کیونکہ بہت ویل فاٹ الیکشن ہوتا ہے, اس میں 42% ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں LA-37 کا, اس میں جو اوور آل ٹرن آؤٹ ہے وہ 65.33% رہا, لیکن اوور آل اصل کہانی نہیں بتاتا. اس ایوریج کو لینے کے لیے جب آپ پولنگ وائز دیکھیں تو اس میں پولنگ اسٹیشن ہے جن میں 74.4%, جیسے کہ مثلاً گرلز پرائمری اسکول جرپال تھا, اور اسی طرح سے 70% بوائز پرائمری اسکول جرپال. پھر مثال کے طور پر گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری گل کلاں, اس میں 70.55 رہا, 70%. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ پولنگ اسٹیشن چن کے تو وہاں پر انہوں نے جو بڑے پولنگ اسٹیشن تھے ان کو 100 بیلٹ, جو درمیانے تھے ان کو 50, اور جو چھوٹے تھے ان کو 30 ووٹ دیے ہیں. وہاں پر انہوں نے یہ ووٹ ڈالے ہیں, اور اوور آل یہ کہتے ہیں کہ جی 56%. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا والا چھاپا یہاں پر بھی لگا ہے کہ ڈسکا میں جو PTI کے کینڈیڈیٹ کا اپنا آبائی جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہو گئے تھے آخری 2-3 گھنٹوں میں. دسکا والا تو بہت کروڈ تھا نا, اس میں تو رنگے ہاتھ پکڑے گئے. یہ ذرا نئی والی کھاد ہے, یہ محکمہ زراعت نے ایک نئی کھاد انوینٹ کی ہے, یہ DAP سے بھی اچھی ہے, یوریا سے بھی اچھی ہے ماشاءاللہ. اور یہ نئی کھاد محکمہ زراعت نے ایجاد کی ہے یا PTI نے ایجاد کی ہے, ایک فیصلہ کر لیں. نہیں, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جی. ان کو تو رکھا ہوا ہے وہ کٹے مرغیاں شرگیاں بانٹنے کے لیے, کوئی درخت لگائیں, کوئی یہ جا کے کوئی کمپیوٹر کالج بنائے, کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں, گورنر ہاؤس کی دیواریں. تو یہ بتائیں نا کہ 70% ٹرن آؤٹ میں مسئلہ کیا ہے؟ لوگ نکلے ہیں PTI کے حق میں, اس میں مسئلہ کیا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ بالکل نہیں جی, بالکل بھی نہیں. ایسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آپ مجھے بتا دیں پورا ریکارڈ چھان کے پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں. یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں جہاں پر انہوں نے یہ کھاد نہیں ڈالنی تھی یا کم ڈالی ہے, وہاں پر ٹرن آؤٹ 28% ہوا ہے, وہاں پر ٹرن آؤٹ 32% ہوا ہے, وہاں پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% ہوا ہے. یہ جو 80% والے پولنگ اسٹیشن ہیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ لوگ جو ہے وہ ابھی کوئی مسکت میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا یہاں ووٹ ڈال رہا ہے, تو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کا. یہ آپ دیکھیں نا, یہ ریاست مدینہ میں یہ حق ہے کہ آپ قبر میں بھی ہو تو آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی بنائی ہے, اور یہ نہیں کہ صفائی ہے, ان کے چیف الیکشن کمیشنر نے پہلے ہی بتا دیا ہے. نہیں تو اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ لوگ الیکشن کمیشن میں جائیں گے, ٹرائیبیونلز میں جائیں گے, اسے کانٹیسٹ کریں گے؟ ہم نے درخواست دی ہے, بالکل کیا. وہ آج ماشاءاللہ سارا دن لگا کے وہ غائب ہو گئے, پھر ٹیلی فون کرتے رہے جو ریٹرننگ افسر صاحب ہیں. فائنلی انہوں نے آ کے تو وہ شام کو 6-7 بجے ریجیکٹ کر دی. تو اب وہ پٹیشن میں جائیں گے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جماعت آرڈیننس کے ذریعے سے الیکشن ریفارمز کا ڈنڈورا پیٹ دیا کہ جی ہم نے منصفانہ کرانے ہیں, اور پھر اس قسم کی جو کہتے تھے 4 حلقے ہمارے کھول دیں, تو یہ بھی LA-37 بھی کھول کے دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو مسافر ہیں بیچارے, ڈرائیور تو آپ کو پتہ نا کوئی اور کر رہا ہے. چلے, علی نواز اوان صاحب بڑی تحمل سے سن رہے تھے. علی نواز اوان صاحب, کچھ سیریس آپ کا بڑا شو ہوتا ہے غریدہ. پہلے آپ نے کسی اور کو لے لیا تھا, ابھی کسی اور کو لے لیا. میرے خیال انہوں نے خود بھی مین الیکشن بھی شاید خود بھی کنٹیسٹ نہیں کیا تھا, اور یہ والا الیکشن بھی انہوں نے خود نہیں کنٹیسٹ کیا. اور میرے خیال نظر بھی نہیں, بہت عرصے سے صرف یہ الزام لگانے آ گئے. تو میں اس سے پہلے والے جواب دیتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ہمیشہ کا بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہ سب سمجھتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ہم تو کہہ رہے تھے آئیں الیکشن ریفارمز کرتے ہیں, آئیں بیٹھیں, ہم آتے ہیں ای ووٹنگ کی طرف جاتے ہیں, تھم امپریشن کی طرف جاتے ہیں. اس وقت یہ چیز کو مانتے نہیں ہیں, تو پھر یہ ان کو پہلے سے پتا تھا. اور بالکل ٹھیک بات ہے, کشمیری عوام نے مریم کی بات مانی ہے کہ جس لیڈر نے کشمیر کا سودا کیا اسے ریجیکٹ کر دو, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اب ہم اس سے کیا کریں, یہ کشمیری عوام سے جا کے لڑیں, یہ ایم ٹی وی چینلز پہ آ کے آپ کا اور ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بات کی جو پہلے محترمہ تھی, پاپولر مریم نواز صاحبہ ہیں, یہ آپ نے ان کا جواب دے دیا تھا, اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ 2 سرویز آئے. ایک پارٹی وائز سروے آیا تھا جس میں 46% پہ تحریک انصاف کڑی تھی غالب کا,
और जो दूसरा सर्वे आया था जो पर्सनालिटी बेस्ड था उसमें 67% पे खड़े थे इमरान खान साहब। तो अब अगर मैं नहीं मानना चाहता और मेरे सामने दीवार वाइट है और मैं उसे कहूँ वो काली है तो मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता। उनको सिर्फ इन जितने भी नून लीग के लीडर्स आते हैं या सो कॉल्ड आते हैं उनको सिर्फ ये बता दिया करें कि आपको पाकिस्तान की आवाम भी देख रही होती है। आज सिर्फ ये देख के शो ना किया करें कि सिर्फ आपको मरियम देख रही है, पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है और आप आवाम के सामने मजाक बन रहे हैं। आप आवाम के सामने मजाक बन रहे हैं इस तरह की बातें करके। फॉर गॉड सेक, कभी आप कहते हैं कि अभी उन्होंने अपनी इसी बात के अंदर बात कर दी कि भाई धांधली होती है, फिर उन्होंने कहा ये किसी पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, तीसरा आके कह देगा कि कश्मीर के अंदर जब भी इलेक्शन होता है वो इलेक्शन तो सिटिंग गवर्नमेंट। ये इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज है। लेकिन वो साथ साथ सबूत दे रहे हैं ना, कुंडी साहब ने भी सबूत दिए हैं। देखो अगर इनका हिना साहिबा ने भी सबूत दिया कि बाग के हल्के में वो मिले हैं, डब्बे मिले हैं। दानियाल अजीज साहब सबूत दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इतना, मैं यही तो कह रहा हूं। तो हम जब राइट फोरम है आप उस फोरम पे जाएं, अपनी रिक्वेस्ट करें। अच्छा। और जो भी उसके सामने होता है हम उसे फेस करेंगे। पर टीवी चैनल्स पे आके सिर्फ एक बयानिया बनाना, और हर चैनल पे अभी मैं गारंटी करता हूं गरीदा सारे चैनल्स खोल रहे हैं, इनके सारे लोग बैठे हर कोई अलग अलग बात कर रहा होगा क्योंकि इनके पास कोई ठोस चीज मौजूद ही नहीं है। कश्मीर के लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है और ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इनको चाहिए क्या है कि इंटरनली देखें। कुंडी साहब भी ये सवाल कर रहे थे, हिना साहिबा भी ये सवाल कर रही थी कि ज़िमनी इलेक्शंस पाकिस्तान के तो आप हारे। ये मुझे डोंट कोड अ पर्सनालिटी, डोंट कोड अ पर्सन। आप इस तरह उन्हें कोड कर रही हैं जैसे बाबर की किताब उन्होंने लिखी थी, जैसे माशाल्लाह जो तैमूर था उसने किस तरह कॉन्कर किया पाकिस्तान पूरी इस रीजन को। मेरे प्रोग्राम के मौजूद पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके सवालात आपके सामने रखने तो है ना। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन आप लोग हारते गए तो एजेके में कैसे जीत गए। फिर ये भी गलत बात है गरीदा, यही तो मसला है। आपने पहले इंट्रो में सिर्फ जो धांधली का जो राग अलाप रहे थे आपने मखसूस कर दिया इस इलेक्शन पे। मैंने आपको करेक्ट किया और मैं 1970 के इलेक्शन से शुरू और आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या होता रहा है। अच्छा। उसके बाद इस बात के ऊपर भी आ जाएं जो अभी आपने बात की है, कौन सी बीबी है आई डोंट नो, जो भी आई डोंट नो, जी हिना साहिबा ने जो बात की है कि आपकी खुद मंतक समझती है जो वो बात कर रही हैं। आपको तो खुद इसको रिप्लाई कर देना चाहिए था कि आपके खुद कई लोग आके इस चीज को डिनाई कर चुके हुए हैं, खुद इनकी पार्टी के कुछ लोग। अच्छा। तो उसके ऊपर मैं क्या रिप्लाई कर सकता हूँ गरीदा। अच्छा चलें ठीक है। कुंडी साहब अब हुकूमत तो उनकी बन गई है, चाहे आप धांधली के इल्जाम करने गरीदा मेरी बारी है। अच्छा आपके दानियाल अजीज साहब सर नुमाइंदगी कर चुके हैं ना, तो मैं जरा कुंडी साहब को थोड़ा टाइम दे दो। कुंडी साहब के बाद आपकी तरफ आ रही हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अली नवाज अवान साहब बड़े नाराज हुए कि आपने दानियाल अजीज को क्यों ले लिया। तो जिस तरह इमरान खान को पार्लियामेंट के फ्लोर पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि किसी और को ले लिया जाता है, तो इस तरह कुछ नहीं होता, इंक्लूसिव होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज आप भी ये देख लिया करें कि आपको सिर्फ शो पे इमरान खान साहब नहीं देख रहे, या इमरान खान जब अपने अवामी जलसे करते हैं तो वो भी देख लिया करें कि वो अपना मजाक उड़वा रही है, जैसे अली अमीन गंडा इमरान खान साहब गोज। सिर्फ आखिरी 5-7 मिनट रह गए। मुझे जैसे आप कह रहे हैं कि मैं कोई, आप इमरान खान साहब तो उज़्बेकिस्तान या बाकी सारी कंट्रीज का जो है हिस्ट्री बाकियों से ज्यादा जानते हैं। तो मैंने स्टार्ट ही इस तरह किया था कि एक हमारा एक ही बयानिया है और इस पे कश्मीर के इलेक्शन पे एक ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो वोट चोर माफिया है। जिस तरह अभी दानियाल अजीज ने बताया, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले भी शेयर किया कि वन टाइम की बात नहीं है कि मैंने बात कर दिया, फैसल करीम कुंडी ने बात कर दी। बात यह कि बाग के हल्के 16 में इस तरह बैलेट बॉक्सेस मिल रही हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून लेकिन फोरम्स पे जाएं, वीडियोस ना दिखाएं प्रोग्राम्स में, ठीक है आप सियासी जंग लड़ते हैं, फोरम्स पे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हम क्यों टीवी शो पे आके ये बात ना करें? नहीं आपका पूरा हक है, आप बेशक बात करें। मैं जरा फैसल कुंडी साहब से भी कह रही हैं कि हम नहीं बात कर सकते। मैं जरा कुंडी साहब से भी इसका जवाब। दूसरी चीज क्या
मैं जरा कुंडी साहब से जवाब ले लूं। कुंडी साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरखास्तें दी, डेफिनेटली दी, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी वो डाली कि ये डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि 2018 के इलेक्शंस पर भी आप लोग एप्लीकेशन दी। अच्छा, मैं इस वक्त कुंडी साहब से सवाल कर रही हूँ। कुंडी साहब, 18 के इलेक्शंस में भी आप लोगों ने धांधली के इल्जामात लगाए थे, लेकिन उसको साबित नहीं कर सके। एजे के इलेक्शंस में भी धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं, साबित नहीं कर पाएंगे। कुंडी साहब, देखें, 2018 के इलेक्शन में जो इल्जाम थे उसके लिए एक कमेटी बनी थी, पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी धांधली की वजह से, जिसको परवेज खटक साहब शेयर कर रहे थे। काफी कहने के बावजूद उन्होंने कहा था कि हमने कहा था कि हम इसको प्रूफ लेते हैं। हमारे बहुत कहने के बावजूद भी आज तक पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग कॉल नहीं हो सकी, क्योंकि उनको तालिबान वज़ीर साहब ने रोक दिया था कि आप जो है वो मीटिंग कॉल न करें। अली नवाज साहब जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, क्यों नहीं बुलाते मीटिंग? आप बुलाए, आप तो बिल्कुल, हम तो सारे गलत लोग हैं, तो फिर ठीक है, इनको चाहिए ना कि कैसे धांधली हुए, तो मीटिंग कॉल करेंगे, हम इनको बिल्कुल सबूत उसमें दे देंगे। अब आप कहते हैं कि जी ये कैसे आप साबित करेंगे धांधली? सबके सामने है। जब आपके जो है जो इत्तेहादी हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी गाड़ियों से बेल्ट बॉक्सेस निकलेंगे। हमने जो है इस वक्त के बावजूद के जिस किस्म का इलेक्शन मैंने पहले कहा हुआ है, हमने 11 सीटें जीती हैं, और हम ज्यादा सीटें से जीते अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता। आपकी मरकजी हुकूमत के तमाम मसाइल वहां पर चल रहे थे, क्या कुछ नहीं हो रहा था, लोगों का जमीर खरीदा भी जा रहा था, इस इलेक्शन में पैसे बांटे जा रहे थे, जिस किस्म की चीजें की जाती थी, और फिर कहा जा रहा था कि 1 वोट की लीड पे होंगे तो हम इतने करोड़ रुपए देंगे। अब देखते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए 1 वोट पे जो जीते हैं वो कितने करोड़ रुपए वहां पर खर्च करते हैं। तो ये चीजें, अब आप ये कहते हैं हमने कश्मीर का बहुत बड़ी बात। अब मुझे बताएं कि जो लोग कह रहे थे कि हर जुमे को हम कश्मीर के साथ यौम यकजहती मनाएंगे, 4 जुम्मों के बाद 5वें जुमे पे फारिग हो गए, आज तक वो जुमा नहीं आया जब दोबारा यकजहती करेंगे। जिस वजीर को कश्मीर अफेयर के ये पता ना हो कि कलभूषण इस मुल्क में है या मुल्क से बाहर चला गया है, जिसको ये पता ना हो कि उसकी हेयरिंग कब हो रही है, नहीं हो रही है, तो ऐसी चीजें, मतलब है कि तो संजीदा चीजें हैं। मतलब है कि कश्मीर का इलेक्शन पूरी दुनिया वॉच कर रही थी। कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है, कश्मीर में धांधली की गई है, इसके बड़े गलत नतायज जो हैं वो फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसके नतायज आएंगे। आप ये प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड होगा कि आप देखेंगे कि इसके बड़े गलत नतायज आएंगे कश्मीर में, जिससे कश्मीर के लोगों के हकूक पर डाका डाला गया है, इसके नतायज बहुत गलत होंगे। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, और मेरे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, फैसल करीम कुंडी साहब एंड हिना परवेज भट्ट साहिबा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, कुंडी साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव बात की है, अली नवाज अवान साहब, वो कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी बनी थी धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए, आप उसका इजलास बुला लें, हम आकर वहां पर बैठ जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग माशाल्लाह आधे से ज्यादा पाकिस्तान पर अब आपकी हुकूमत है, तो तवक्को ये की जा रही थी कि आपकी पार्टी बड़ेपन का मुजाहरा करेगी, आप लोग नून को, पीपल्स पार्टी को दावत देंगे कि जी आए मिलकर बैठे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, लेकिन उसके बजाय आप लोगों ने आज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तो बड़ापन दिखाते ना आप लोग आज। अच्छा, थोड़ा सा गरीदा, आप आधे पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, 2/3 पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वही दोनों जमातें हैं जो कहते थे कि ये टांगा पार्टी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 पाकिस्तान के ऊपर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। कुंडी सीनियर पॉलिटिशियन से बात करने का मजा भी आता है, और मुझे अच्छा लगा कि आप इनकी तरफ चलेंगे, कुछ सीरियस बात होगी। उन्होंने जो बात की, पैसे बांटने कुंडी को बुरे लगते हैं, पर इनके यूसुफ रजा गिलानी और जरदारी को बुरे नहीं लगते, और वो बड़े खुल्लम खुल्ला यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे पैसे बांटते नजर आते हैं। मतलब मैं ये कह रहा था, आप इल्जाम वो लगाएं जो आप काम नहीं करते। आप देखिए, नवाज शरीफ साहब ने 2016-15 के अंदर एक कमेटी बनाई, एहसन इकबाल साहब उसको हेड कर रहे थे, कि जितने सेनेट के इलेक्शंस हैं वो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब रिग कर लेते हैं। कि आप ये अंदाजा लगाएं कि केपी के अंदर उनके 6 एमपीए होते हैं और वो 2 अपने वहां से सेनेटर्स बनवा लेते हैं। तो इतना प्यार आता है वहां के एमपीएस को जरदारी साहब पे और पीपल्स पार्टी पे कि वो जाके उनके सेनेटर बनवा देते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की कि कश्मीर पे कश्मीर पे अगर किसी ने ज्यादती की है गरीदा, तो वो भुट्टो साहब ने की है। और भुट्टो साहब ने क्या किया, आप ये देखें कि जब पाकिस्तान 1970 के इलेक्शंस के बाद 2 टुकड़े होता है,
पाकिस्तान उधर बांग्लादेश बन जाता है। 15-16 अगस्त को ये फैसला होता है और 20 अगस्त को भुट्टो साहब वहां से ओथ उठाते हैं, जिनकी मेजॉरिटी होती है 170 सीटों को, उनको गवर्नमेंट नहीं दी जाती है। जो गवर्नमेंट, जो लोग मिनॉरिटी के अंदर होते हैं, जिनकी 70 सीटें, उनको गवर्नमेंट दे दी जाती है। उसके बाद शिमला माइदा होता है 1972 के अंदर, जो इशू यूनाइटेड नेशंस में इंडिया जाता है और कहता है कि पाकिस्तानियों को रोको। ये जो वजीरिस्तान कबाइल से लोग उठे हैं, जो गिलगित स्काउट के लोग उठे हैं, जो मेरे कश्मीरी भाई उठे हैं, इनको आपने कहीं जाके रोकना है, वरना ये तो इंडिया पे भी कब्जा कर लेंगे। जो गिलगित बल्तिस्तान हासिल कर चुके हैं, जो आजाद कश्मीर हासिल कर चुके हैं, और उस वायदे में जो यूनाइटेड नेशन उसका गारंटर बनता है और उसमें कहा जाता है कि ये इशू इंटरनेशनल इशू है, ये ट्राई पार्टी इशू है, ये बायलैटरल इशू नहीं है। 1972 शिमला माइदे के अंदर आप उसे बायलैटरल करार दे देते हैं। आप कहते हैं हिंदुस्तान और हमारा मसला है, हम दोनों बैठ के इसका हल निकालेंगे। तो ज्यादती तो पीपल्स पार्टी करती है। और उसके बाद एक और ज्यादती, अगर आप में करेज है ना, तो जब कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर आता है पाकिस्तान, तो हुर्रियत लीडर्स की तस्वीरें नहीं गायब कर देते, कश्मीर का नाम नहीं खत्म कर देते पाकिस्तान की रोड्स पे, तो फिर खड़े रहते हैं। अब ये डिबेट लंबी हो जाएगी, अब इस सारे का जवाब फिर कुंडी साहब देना चाहेंगे, फिर डिबेट लंबी हो जाएगी। अली नवाज अमान साहब से लपेट लें। नहीं, कुंडी साहब दे तो आपका शो सीरियस नजर भी आएगा। नहीं, हिना साहिबा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जी कुंडी साहब क्विकली जवाब देते, फिर मैं हिना साहिबा की तरफ जाती हूँ। देखें, प्रॉब्लम अली नवाज साहब के साथ ये है कि इन्होंने जो तारीखी किताब पढ़ी है वो तारीखी किताब पढ़ी जो इमरान खान ने पढ़ी है। जो मतलब है कि जो तारीख इमरान खान जिस तारीखी उस पर वो हमें बताते हैं ना कि यार जो वो तारीखी किताब पढ़ी है, ठीक है। अच्छा कुंडी, एक बात कुंडी साहब, एक बात से बेहतर तौर पे लेके उनको इज्जत दी। कुंडी साहब एक बात, नहीं मैं आपने जरदारी साहब से बिजनेस तो नहीं सीखा हुआ ना? लेकिन आपने जरूर इमरान खान से झूठ बोलना सीखा है। और अगर न्यू कमर्स को वेलकम करना चाहिए, रादर देन उनको डिस्करेज करना चाहिए। हिना आपकी तरफ आ रही हूँ, हिना आपकी तरफ आ रही हूँ। गरीदा, हिना आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। झूठ बोलना, लेकिन आपने इमरान खान से हिना आपकी तरफ आ रही हूँ, हिना आपकी तरफ आ रही हूँ, जरा कुंडी साहब जवाब दे दें। हिना एक मिनट, हिना आपकी तरफ आ रही हूँ, कुंडी साहब का टाइम है। कुंडी साहब, पहली बात यह है कि ये तो तारीख से मुझे पता है कि कौन सी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि जो इमरान खान साहब की तारीख है वही किताब ये पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने आज तक ये जरूरत नहीं हुई, जो गिरानी साहब को वोट पड़े थे पीटीआई वालों ने डाले थे, आज तक आपने उनको क्यों नहीं निकाला? आज तक आपने उनको क्यों नहीं ढूंढा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ धोखा किया और आपको वोट नहीं डाला? आज आप उनको निकाल लें। मैं गारंटी करता हूं कि ये क्या इमरान खान भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इनकी हुकूमत ही ऐसे वोटों पे खड़ी है कि वो कभी भी जरूरत नहीं करेगा कि उनको निकाल ले। अच्छा कुंडी साहब, आपका स्काइप बार बार फ्रीज हो रहा है। आखिर में 20 एमपीएस निकाल लिए था। आपका स्काइप कनेक्शन बार बार फ्रीज हो रहा है और बिल्कुल प्रोग्राम का एंड है। मैं जरा हिना साहिबा से भी कमेंट ले लूं। हिना साहिबा, आप तो कुछ कहना चाह रही हैं, एक वो फरमाइएगा। दूसरा ये बताएं कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बढ़ी हैं एजेके में, बल्कि पीपल्स पार्टी की भी बढ़ी हैं, 3 से 11 पे चले गए हैं। तो क्या आपके नजदीक पीपल्स पार्टी ने भी धांधली की है या पीपल्स पार्टी सही जीती है? वही बात करूंगी जो पहले भी की थी कि, और हमारा एक ही स्टांस है कि अगर मरियम नवाज साहिबा वहां थी और मरियम नवाज साहिबा इतने पॉपुलर जलसे किए, तो उसको मटीरियलाइज होने के लिए नहीं, मैंने सवाल किया था पीपल्स पार्टी ने धांधली की कि नहीं की? पीपी की सीटें भी बढ़ी हैं, पीपी ने धांधली की कि नहीं की? देखिए, पीपल्स पार्टी ने धांधली की या पीटीआई ने धांधली की, ये तो आपके उनके स्पोक्स पर्सन बैठे उनसे पूछे। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि पॉपुलैरिटी पीएमएलएन की बहुत थी। ऑन ग्राउंड आपने देखा मरियम बीबी के जलसे कितने पॉपुलर थे। वो पीटीआई तो कहती है कि मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी डबो दी है। अभी सबूत आना शुरू हुए हैं। पीटीआई कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी आपकी डबो दी है। साहब ने भी ये बात की। बात सुने, सबसे ज्यादा आपने देखा कि मरियम बीबी ने कैसे आपने फवाद चौधरी की भी बात की, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया था कि जो सियासी खाना बदोश होते हैं वो इस तरह की बातें जरूर कहते हैं या सजेस्ट करते हैं, लेकिन मरियम बीबी ऑन ग्राउंड इज वेरी पॉपुलर। वो अवाम को जिस तरह क्राउड पुलर हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो जाके कैंपेन करें। टाइम भी खत्म हो रहा है एंड सॉरी आई हैव टू कट यू इन, रियली सॉरी अबाउट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हिना परवेज बट साहिबा, अली नवाज अवान साहब और फैसल करीम कुंडी साहब। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।